एक और महाज जो बहुत गर्म है, जिसमें रिफ्ट्स की बाकायदा ख़बरें बन रही हैं। अब पहले फैसले ख़बरें बनाते थे, अब जजेस ख़बरें बनाते हैं। असल में जो 8 जजेस की वजाहत आई उसको लेकर कल भी डिस्कशन हुई। अब उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 सवाल उठा दिए हैं। ये क्या जाहिर करता है? देखिए, मैंने अपने तज़किये में ये कहा था कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो बात की है इसकी बड़ी अहमियत है। इससे तो नज़र ये आ रहा है कि अब 2 ग्रुप्स जो हैं वो अब हथों पैरी हो जाएंगे और डिप्टी रजिस्ट्रार ने पहला शॉट फायर कर दिया और ये ज़ाहिर है अप्रूवल के बगैर नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब की अप्रूवल होगी तो उसने ये बात की, ठीक। तो उसने चैलेंज कर दिया जी। ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। मगर आज चीफ जस्टिस साहब खुद कूद गए ताकि यार ये कोई वजाहत की अब क्या ज़रूरत रह गई, क्लियर ही कर दी जाए बात कि भाई ये, और उन्होंने ये 9 सवाल खड़े कर दिए कि जी ये एप्लीकेशन जो थी, जो सुनी गई, ये किसने फाइल की थी, कौन थे वो एप्लीकेंट्स, ये क्यों नहीं आई सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, कमेटी के सामने क्यों नहीं आई उसके सामने, और किसने ये इसको फिक्स किया हेयरिंग के लिए, हमने तो नहीं किया कॉज लिस्ट के बगैर। और फिर ये कि क्या अटॉर्नी जनरल को बुलाया था कि नहीं बुलाया था, फिर नहीं बुलाया था, कैसे आपने ये बैठ के फैसले कर दिए, ये कहाँ हुआ, कोर्ट रूम में हुआ, चैम्बर में हुआ, और क्यों हुआ और कैसे हुआ। और ये फिर ये कि पहले ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई कि हम सुनने जा रहे हैं या डिसाइड करने जा रहे हैं, चुप करके हो गया। एंड तो इस किस्म के सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। और वेबसाइट पे अपलोड कैसे हुआ, वेबसाइट पे किसकी इजाज़त के ऊपर अपलोड हुआ है। अब बात यह है कि मेरा ख्याल है कि वेबसाइट के ऊपर तो अपलोड करने से पहले रजिस्ट्रार ने ओके किया होगा, इसीलिए रजिस्ट्रार से नहीं करवाया गया, ये डिप्टी रजिस्ट्रार से ऑब्जेक्शन लगवाया गया। आप समझ गए। तो अब चीफ जस्टिस साहब जो है वो मैदान में आ गए, खुल के आ गए, और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि क्लियर है कि वो जो 8 लोग जो बैठे थे उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेड बाय चीफ जस्टिस उसको इन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना। तो क्या मिसकंडक्ट का बन सकता है? ये तो बात धमकी है ना। अच्छा। मगर इससे जो वो तो बात भी कहा था होगा नहीं होगा, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यू आर नॉट, ये आप कर नहीं सकते थे जो आपने किया, ठीक। एक कंट्रोवर्सी तो बन गई ना, अब क्लियर होगी। चीफ जस्टिस और उनके 5-6 साथी एक तरफ और ये 8 एक तरफ, क्लियर होगी बात। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब क्यों कूदें आज। इससे पहले, उनसे कूदने से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह जी, उन्होंने एक जजमेंट सुना दी एक और केस में। वो कोई टैक्स रिलेटेड मैटर था जी, जिसके अंदर उन्होंने वो टैक्स का मसला हल करते करते कुछ और भी बातें खड़ी कर दी, सुना दी। और वो बेसिकली लेमैन्स लैंग्वेज में, आम आदमी की ज़ुबान में, वो ये उन्होंने कहा कि जो कोई भी कानून जो है अगर पार्लियामेंट बनाती है तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो आगे जो वक्त आने वाला है उसके ऊपर होता है या हाल में होता है। ये पिछले जो चले गए, इत्तलाक बा माजी नहीं होता, माजी नहीं होता, आगे का होता है। और उन्होंने कहा सिर्फ ये जो माजी वाली चीज़ है ये अप्लाई नहीं करती, कर तो सकता है पार्लियामेंट, मगर जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं या एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स होते हैं, ये क्रिमिनल मैटर्स में ये नहीं हो सकती, क्रिमिनल मैटर्स में। अच्छा, मगर अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और ये ज़रूरी है सुनना जी, कि उन्होंने ये कह के और फारग कर दिया। और इशारा ये है कि ये जो इलेक्ट्रल एक्ट के अंदर तरमीम की गई है अभी पार्लियामेंट में जो हुई है जी, जिसमें उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जी, माजी के जो कानून बनाया वो माजी में जो कुछ हुआ उसको भी अप्लाई करेगा। तो उसको नॉकआउट करने के लिए ये आज जो रिलीज़ हुई है जजमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह की, उसमें इशारा है कि ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती जी, बिल्कुल इशारा कर दिया है। अब ये है कि इसके बेसिस के ऊपर कोई पिटिशन आ सकती है या जो पिटिशन चल रही है उसके अंदर ये पॉइंट टेकअप किया जा सकता है बाय पिटिशनर। तो ये फिर जंग और गहरी हो रही है, ये दूसरी तरफ से भी फायरिंग हो रही है। ठीक, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने फायरिंग अपनी कर दी। और अब जब आप बात करते हैं लोगों के साथ, कानूनगो के साथ, वो आगे से आपको कहते हैं कि ये समझ नहीं आ रही कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जो हवाला दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्रिमिनल मैटर्स में नहीं हो सकता या
इस किस्म की चीज़ों में नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। क्योंकि नैब, जब नैब का तरमीम आई थी, नैब के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का इदारा है ना, तो हुआ ये था कि इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक नैब कानून पास किया, ठीक, जिसके बेसिस के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने और बाकी लोगों ने केसेस ख़त्म करवा लिए जी। उसके बाद वो चैलेंज हो गया जी, और उस बेंच में जस्टिस मंसूर भी बैठे। जब चैलेंज हुआ तो पेशावर हाई कोर्ट ने जब चैलेंज हो गया तो मंसूर अली शाह साहब ने और ये जिस बेंच ने उड़ा के रख दिया उसको। जी, उसमें जस्टिस बंदयाल थे, हाँ, और मंसूर अली शाह भी थे। मेरा ख्याल है शाह साहब नहीं थे, शाह साहब थे। 2-1 से फैसला आया था। अच्छा, हाँ, तो वो उड़ा दिया उन्होंने कि जी आप नहीं कर सकती जी, हालांकि वो क्रिमिनल मैटर है। तो उस वक्त तो कानून सही था, कानून के मुताबिक उन्होंने उड़ा दिया। क्योंकि मगर अब क्या हुआ, जब वो अपील हुई तो काजी साहब ने एक नया बेंच बनाया, बहुत बड़ा बेंच बनाया, जिसके अंदर मंसूर अली शाह तो नहीं थे मगर अतर मिनल्ला थे जी। 5 रुकनी बेंच था, उसमें उनका एक इजाफी नोट 5 रुकनी था जी। तो उसमें रिव्यू पिटिशन में उन्होंने ये लिख दिया कि कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकती है, हाँ, गेट कीपर नहीं हो सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकते जी। तो अब पार्लियामेंट को तो खुली छुट्टी मिल गई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करने की। हाँ। अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जिसके ऊपर इशू बन रहा है वो है इलेक्शन लॉ, जिसका ताल्लुक ये 49 और 41 और 39 सीट्स का इशू है, ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल। वो जो था केस, वो केस का भी बता दिया जाए कि ये था कि चैलेंज हो गया था कि जी ये सीटें जो हैं ये पीटीआई की सीटें हैं जी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चली गई थी कि आप हमें खुसूसी वो जो रिजर्व सीट्स हैं वो दें, वो पेशावर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया, उन्होंने कहा नहीं जी, आपको नहीं मिलती। और फिर वो चैलेंज हो गया, फिर वो चैलेंज हुआ और ये 8 जजेस ने ये कहा कि नहीं वो भी मिलेगी और भी बड़ा कुछ मिल जाएगा आपको, पीटीआई को देंगे। तो फिर ये जब ये हुआ सुप्रीम कोर्ट तो फिर पार्लियामेंट ने फिर अमेंडमेंट कर दी। उन्होंने एक्चुअली जो अमेंडमेंट की है वो ये कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये नहीं हो सकता, बिल्कुल, जमात से वाबस्तगी का जाने की क्या जरूरत है कि जी टाइम पे लिस्ट नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और एक्चुअली मैं बात कर रहा था, वो लोग जो कि ड्राफ्ट करते हैं इस किस्म की चीज़ें, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ये अमेंडमेंट इतनी नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है एक किस्म की, मगर अमेंडमेंट के तौर पे इसको पेश किया गया है क्योंकि जो रूल्स बनाए गए थे रिलेटिंग टू दैट इलेक्टोरल लॉ उनको वाजे करके इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनेंस कि जी आप अगर आपने उस वक्त ये नहीं किया तो बाद में नहीं कर सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी इश्यूज जो हैं वो वाजे कर दिए। तो अब ये उसके बेसिस के ऊपर स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी सारी सीटें साड़ियाँ ने जी, उन्होंने लेटर लिख के लिस्ट जारी कर दी। वो अब इंटरप्रेट कर रहे हैं जो नया अमेंडमेंट उसको जी। उधर से इलेक्शन कमीशन जो है वो फंस गई बीच में, जैसे मैंने कल कहा था। एक तरफ ये 8 जजेस का फैसला है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन खुद कह चुकी है कि उनमें से जो 39 है वो तो हम मान लेते हैं मगर 41 नहीं मानते। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उधर से चीफ जस्टिस साहब और द चीफ जस्टिस टू बी बन गया बिटवीन काजी फायजी साहब एंड जस्टिस मंसूर अली शाह, और ये मैच चलता रहेगा और ये मैच अब खुल गया और उधर से अब नए ड्रामे शुरू हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये होगा वो होगा। और उन्होंने पहला जो है ना फायरिंग कर दी है हुकूमत ने, उन्होंने वो जो रिवर्स कर दिया है वो कानून कि जी वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कि जो 3 जज बैठते थे बेंचेस बनाने के लिए जिसके अंदर सीनियर 3 होते थे, वो हटा के उन्होंने कहा जी पहले 2 और तीसरा जो है वो पहला वो चीफ जस्टिस की मर्जी से करेगा। हाँ। उन्होंने फिर वो जज ले आए हैं जो कि चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होगा। ठीक है, तो अब एक और इंटरेस्टिंग मौका आने जा रहा है दिन जब इस कमेटी का इजलास होगा जिसके लिए बाकायदा जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिस्ट, और इस कमेटी में जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन ले चुके हैं, तो जस्टिस मंसूर भी इस कमेटी में शामिल है।